हिजाब मामले पर विवाद का दायरा तेजी से बढ़ने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में अब इसके समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहीं हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने पर भी विवाद शुरू हो चुका है। बागलकोट के एक स्कूल में हिजाब पहनी कुछ छात्राओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल ने सफाई दी है और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नजर आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है। आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद करती है, अब ये सबको समझ चुका है। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की वजह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल हो गया है। आरोप यह है कि वहां के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया। इस बात से नाराज लोगों ने स्कूल के शिक्षकों को बंधक बना लिया, जिसका पता चलते ही वहां फौरन पुलिस की टीम पहुंच गई। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई लोग पुलिस वालों के साथ मारपीट कर वहां पर हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए वहां बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात बिगड़ते चले गए। इसके बाद पुलिस के जवानों को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बाद में किसी तरह स्कूल में बंधक बनाए शिक्षकों को वहां से निकाला गया। और इस हिजाब विवाद की आंच देश के 9 राज्यों तक पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में कर्नाटक के हिजाब विवाद पर प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और आंध्र प्रदेश में भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन तेज हो गया। जहां विजयवाड़ा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान किया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार बताया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर गानों की धुन पर हिजाब पहनी महिलाओं ने रैली निकाली। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर ये विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, जिसके बाद रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई, जहां जम्मू में हिजाब के समर्थन में कुछ लोग सड़क पर उतर गए और उन्होंने सड़क के बीचों बीच धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर भी पकड़े रहे। हिजाब के समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क के किनारे कर रास्ते को खुलवाया। और अलग अलग जगहों पर जारी प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश के सतना में उस वक्त बवाल हो गया जब मुस्लिम समुदाय की एक लड़की हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंच गई, जिसका वहां मौजूद कुछ छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया और उसे हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मंजूरी दिए जाने पर अगले दिन से भगवा कपड़े पहनकर कॉलेज आने की चेतावनी दे डाली। हंगामा पड़ता देख छात्रा ने हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आने का भरोसा दिया, जिसे कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसके एडमिट कार्ड पर माफीनामे के तौर पर लिखवा भी दिया, जिसके बाद कॉलेज में परीक्षा शुरू हो सकी।
वहीं हिजाब विवाद पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई, जिसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र के कल्याण से सामने आई, जहां हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन करना कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया और उनकी हिजाब पहनकर वहां पहुंची मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से झड़प हो गई। देखते ही देखते उनमें धक्का मुक्की शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और आपस में उलझ रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की। हिजाब पहनकर पहुंची महिलाओं ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और इस बीच हिजाब विवाद के पक्ष और विरोध में बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आई और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने हिजाब विवाद को देश की बहन बेटियों के सम्मान पर हमला बताया और हिजाब का विरोध करने वालों को धमकी दे डाली। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और मामले की सुनवाई पूरी होने तक कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से धार्मिक ड्रेस कोड पर रोक लगाए जाने का हवाला देते हुए उनके बयान पर सवाल उठा दिए। क्या समाजवादी पार्टी की नेत्री रूबीना कर्नाटका हाईकोर्ट के हाथ को काटने की बात कर रही है? कर्नाटक का हिजाब विवाद हाईकोर्ट में है और 14 फरवरी को इस पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए अदालत ने स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक कपड़ों पर रोक लगा दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शनिवार को प्रचार खत्म हो गया और कल दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आगे के चरणों के लिए आज चुनाव प्रचार किए जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के लिए एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चौथे और पांचवें चरण के लिए यूपी के लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप लगा, जिसके बाद एसपी नेता हाकिम लाल बिंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मामला हंडिया विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और वहां से एसपी उम्मीदवार हाकिम लाल बिंद समेत 3 नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कुछ लोग मौजूद दिखे, जिन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त 500-500 रुपए के नोट बांटे गए। ऐसे में पुलिस ने न केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बल्कि 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। कार्रवाई हुई तो हाकिम लाल बिंद ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। खिसिया करके ये सारे षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने यह भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है वहाँ और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि इस वीडियो में एसपी उम्मीदवार हाकिम लाल बिंद कहीं नजर नहीं आए। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर के देवबंद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने देवबंद में एटीएस सेंटर खुलने के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। तालिबान के नाम पे तो ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो गर्मी शांत करने के लिए पहले एटीएस का सेंटर यहां दे दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान पर घमासान छिड़ गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने वहां की जनता से समान नागरिक संहिता से जुड़ा वादा कर दिया। वादा राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का, जिसके बाद वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कहा कि उत्तराखंड में फिर सरकार बनाने के बाद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। धामी के इस बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तीखा हमला बोला और इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया। क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समान नागरिकता संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू करने की बात कही, जो कि विपक्षी दलों समेत कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के हलक से नीचे नहीं उतरी। वो भी पुष्कर सिंह धामी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर उनके खिलाफ खड़े हो गए। इस तरीके के मुद्दे और शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना यासूब अब्बास भी मुख्यमंत्री धामी पर भड़क गए। हम नहीं समझते कि इस तरीके के मुद्दे उठा करके अब लोगों को गुमराह किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री के साथ पूरी पार्टी को आड़े हाथ लिया और चुनावी माहौल में इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? हंगामा बढ़ा तो बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई।
और धामी के समान नागरिक संहिता वाले बयान का जमकर विरोध किया गया। विरोध करने वालों को जवाब भी दिया गया, लेकिन कुछ जुदा अंदाज में, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने एक रैली निकाली जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे पर विरोधियों पर पलटवार किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान का हिस्सा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तुष्टीकरण का किस्सा है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने ये बड़ा दांव खेल दिया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। यूपी के दूसरे चरण के साथ ही शनिवार को उत्तराखंड और गोवा के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म हो गया। दोनों ही राज्यों में एक चरण में मतदान होना है और कल दोनों ही राज्यों में वोटिंग होगी। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं गोवा में भी 40 सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी भी मजबूती से अपनी दावेदारी कर रही है। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान पैदल यात्रा की इजाजत दे डाली। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में पैदल यात्रा की इजाजत दे दी। इसके साथ ही प्रचार का वक्त 4 घंटे बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से अब प्रत्याशी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उत्तराखंड में प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने गंगा पूजन से की। इसके बाद शासपुर में हुए चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह ने कोरोना वैक्सीन के मामले पर राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। राहुल बाबा जब कोरोना आया तब कहता था टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। बाद में डर कर उसने भी टीका लगा दिया। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने शोक जताया। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही अमृतसर में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, दुर्गाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर में भी अमित शाह दर्शन करेंगे। पंजाब में एक चरण में मतदान है और 20 फरवरी को सभी 111 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और ऐसे में आज अमित शाह का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। 3 रैलियां उनकी होनी है और साथ ही वो स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेकेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेंगे और उनकी आज 3 चुनावी रैलियां हैं। लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू को सुपर सीएम बता दिया, जिस पर पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया। खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में दोबारा सरकार बनने पर सिद्धू को सुपर सीएम का पद दिए जाने की बात कह दी। यही नहीं, उन्होंने इसकी वजह भी बताई। वाकई सुपर सीएम है, क्यों? उसके कारण है चरणजीत चन्नी जी सिद्धू साहब का मॉडल ही अडॉप्ट करेंगे। हालांकि कांग्रेस सिद्धू पर दिए अपने सांसद के बयान से इत्तेफाक रखती नहीं दिखी और कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने तो उनसे इस बयान पर सफाई देने की मांग कर दी। जब पंजाब में 10 मार्च के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तो पंजाब की जनता सुपर सीएम होगी। असल में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के चेहरे के तौर पर चुने जाने के बाद से ही सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से बाहर की किसी सीट पर प्रचार नहीं किया, जिसके बाद इस फैसले से उनके नाराज होने की अटकलें लगने लगी। एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने सफाई दी। उन्होंने पंजाब में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी के कई नेता हमलावर हो गए। तरुण चुग ने रवनीत बिट्टू के दिए बयान को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ते हुए उसे जनता को भड़काने वाला बताया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो भी जिसके घर में आतंकवाद की शहादत हुई, वो पंजाब को दहलाने की कोशिश कर रहा है। जिसके जवाब में रवनीत बिट्टू ने सफाई देते हुए दावा किया कि मेरा परिवार तो देशभक्त परिवार है, मैं पीएम पर ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पंजाब बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चाहे जम्मू से, चाहे हरियाणा से, चाहे किराए के आदमी ले आना, भाई दोबारा उनकी वापसी खाली ना हो जाए, फिर आप पंजाब के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। दरअसल ये बवाल कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू के उस बयान पर मचा जिसमें उन्होंने किसानों के पीएम मोदी के खिलाफ होने की बात कही थी। सीबीआई ने 22,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले का पर्दाफाश कर दिया।
सीबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े घोटाले का दावा किया। बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 22,842 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसके खिलाफ एसबीआई ने गुजरात की 2 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार वालों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के परिवार की हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए कपलोड पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने चाहे धारा 370 हो या फिर राम मंदिर, अपने हर वादे को पूरा किया। हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो कहा था वह किया, जो कहेंगे वही करेंगे, एक इंच भी हम उससे विचलित नहीं हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए हैं, जिसमें राजनीतिक दलों को प्रचार में राहत दी गई है। कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों में चुनाव आयोग ने ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार में अब पदयात्राओं को अनुमति दी गई है। साथ ही चुनाव प्रचार का वक्त भी 4 घंटे बढ़ाया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा, जबकि पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही चुनाव प्रचार करने की अनुमति थी। दिल्ली के उस्मानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाई भिड़ गए। ये घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन ये बवाल तब बढ़ता चला गया जब उसमें उन दोनों के बच्चे भी कूद पड़े और घर की लड़ाई सड़क तक जा पहुंची। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग सड़क पर गिरे एक आदमी को बेरहमी से पीटते दिखे। उसे मारते मारते उनका दिल नहीं पसीजा, लेकिन उसके बदन पर अनगिनत जख्म हो गए। उन लोगों ने उसकी डंडों से खूब पिटाई की। ये सब देखकर उस परिवार की महिलाएं भी सड़क पर आ गईं, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। उनके परिवार के ही एक बुजुर्ग ने इस मारपीट को रोकने की कोशिश की, जो चंद सेकंड के लिए ही कामयाब हो पाई, क्योंकि उसके बाद आरोपियों ने कुछ और लोगों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर गिराकर उन लोगों से मारपीट की। शोर शराबा सुनकर वहां भीड़ जुट गई, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आरोपियों को ऐसा करने से रोक सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना को ड्रग्स के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त अभियान के समय एनसीबी और नौसेना ने पाकिस्तान के रास्ते आ रही 2000 करोड़ की ड्रग्स को जब्त कर लिया। जब्त की गई 763 किलो ड्रग्स में हशीश और हेरोइन शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से आ रही 2 नावों से ड्रग्स की इस खेप को जब्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुलिस ने तकरीबन 2 लाख किलो गांजे को आग के हवाले कर दिया और इसके लिए बाकायदा कई झुंड बनाए गए, जहां गांजे को लकड़ियों से ढककर उनमें आग लगाई गई। We have destroyed the ganja seized over last 1 year, which amounts to 200,000 or 2 lakh kgs of ganja. बताया गया कि ये गांजा पुलिस ने पिछले 1 साल के दौरान बरामद किया, जिनमें आंध्र प्रदेश के साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के माफिया की मदद से लाया गया। पुलिस के मुताबिक इसकी कीमत करीब 850 करोड़ बताई गई। मनोहर पर्रिकर पर दिए विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की एक चुनावी रैली में बीजेपी नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का आरोप लगा, जिसका वीडियो खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट किया और राहुल गांधी से इस विवादास्पद बयान पर माफी मांगने की बात कही। फ्रस्ट्रेशन आया है कि कांग्रेस जीत के नहीं आ रही है, इनका इस तरह से प्रचार करना उचित नहीं है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। माफी मांगने चालू करे तो पूरा दिन बीजेपी माफी ही मांगती रहेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस विवादास्पद बयान को समर्थन देने से भी मना कर दिया। गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अमित पालेकर ने खरीद फरोख्त की राजनीति का जिक्र करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। ये इनका सेटिंग रहता है बीजेपी का और कांग्रेस का, कि कुछ भी हो जाए रात को 3-4 बजे सब दिल्ली से आएंगे, फिर इनको खरीदेंगे, यही होता आ रहा है। तो इस बारी आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसा चॉइस आया, एक ऐसा विकल्प आया गोवा की जनता को जो बिकेंगे नहीं। बंगाल के निकाय चुनाव में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। बताया गया है कि उत्तर 24 परगना के बिधान नगर में वोटिंग के दौरान दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए।
और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी ने आसनसोल के एक वार्ड में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप लगाया, जिसमें उनके सिर पर चोट आई। बीजेपी ने वहां टीएमसी पर पोलिंग बूथ पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। सब लेके आया बीजेपी ने निकाय चुनाव में टीएमसी पर पुलिस की मिलीभगत से फर्जी वोटिंग करवाने का भी आरोप लगाया। हरियाणा के रेवाड़ी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां गौरक्षा दल के सदस्यों ने फिल्मी अंदाज में गौ तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छोटा ट्रक पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया और गौरक्षा दल की एक गाड़ी उसका पीछा करती नजर आई। जिसमें एक छोटा ट्रक पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया और गौरक्षा दल की एक गाड़ी उसका पीछा करती नजर आई। तभी उस ट्रक पर सवार लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, लेकिन गौरक्षा दल के लोग डटे रहे और वो लोग अपनी गाड़ी को उसके पीछे भगाते रहे। इसी बीच आरोपियों की गाड़ी का टायर फट गया और वो बेकाबू होकर तेजी से सड़क के किनारे जाने लगा, लेकिन इस पर भी उसके ड्राइवर ने उसे नहीं रोका। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रक खराब होकर रुक गया और उस पर सवार लोग गाड़ी से उतरकर भाग खड़े हुए। लेकिन गौरक्षा दल के लोगों ने काफी मेहनत के बाद उनमें 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी में फिर 3 गायें मिली हैं जो बांध के रखी हुई थी। हालांकि इस एक्शन के समय ट्रक का ड्राइवर और उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का एक अनोखा अभियान चलाया और लोगों से लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया, जिसके लिए जिले के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह घर घर पहुंचे और शादी के कार्ड जैसा कार्ड छपाकर मतदाताओं को वोट डालने का न्योता दिया। आएंगे ना वोट डालने पूरा परिवार। इसी तरह डीएम महेंद्र बहादुर सिंह कई घरों में गए। उनके साथ जिले के कुछ और अधिकारी भी थे, जिन्होंने सड़क से गुजर रहे लोगों को कार्ड देकर वोट देने की अपील की। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में जागरूकता आएगी। लखीमपुर खीरी ठहरा है कि 23 फरवरी को 90% के पार। जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल की वहां के लोगों ने भी खूब तारीफ की। चुनाव से पहले सिद्धू ने कांग्रेस का पंजाब मॉडल पेश कर दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले अपने पंजाब मॉडल को जनता के सामने पेश किया। 13 बिंदुओं वाले इस मॉडल में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने टिहरी में प्रचार के दौरान अपने उत्तराखंड कनेक्शन का हवाला दिया। साथ ही दोनों राज्यों में माफिया राज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है? चोरी दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इसके पहले उसे रोक लिया और हिरासत में ले लिया। आत्मदाह करने वाले शिक्षक ने आरोप लगाया कि सरकार के अधूरे वादों से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। उन्नाव में हुए रेप केस में आरोपी की समाजवादी पार्टी से नजदीकी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के राज में महिलाओं को कभी सुरक्षा नहीं मिली। अखिलेश जी की सरकार में सुनवाई होती थी ना कार्रवाई। आज वो कार्रवाई करने के लायक तो है नहीं, कम से कम एक माँ की सुनवाई तो कर ली होती। पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बालाचूर की रैली में नड्डा ने 1984 के दंगों में राजीव गांधी के बयान का हवाला दिया। उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायकों का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने वहां से उतारे गए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। वहां बीजेपी ने अपनी विधायक साधना सिंह की जगह इस बार रमेश जायसवाल पर दांव खेला है और इसीलिए साधना सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार रमेश जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों से सड़कों पर उतरकर पार्टी के फैसले के विरोध में खूब नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को जिम्मेदार माना और उनका पुतला फूंका। और इसलिए साधना सिंह के समर्थकों को अपनी पार्टी की रणनीति समझ से परे लगी और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार रमेश जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पार्टी के फैसले के विरोध में खूब नारेबाजी की। इतना ही नहीं,
इन लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को जिम्मेदार माना और उनका पुतला भी फूका। पांडे जी को लगता था कि 2024 की दावेदार हैं साधना सिंह। मुगलसराय सीट से बीजेपी विधायक साधना सिंह के समर्थकों की शिकायत इस बात से भी है कि जब उन्होंने इलाके में काम किया है तो फिर उनका टिकट क्यों काटा गया। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी के पहले दिन 161 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई और 2 दिन तक चलने वाली नीलामी के पहले दिन 600 में से 161 खिलाड़ियों को खरीद लिया गया। ईशान किशन के लिए जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उन्हें मुंबई इंडियंस ने ही 15.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया और टीम इंडिया के ऑलराउंडर दीपक चाहर को धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में अपना हिस्सा बना लिया। इसी तरह शार्दुल ठाकुर को पाने के लिए जबरदस्त रेस लगी। शार्दुल को आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। टीम इंडिया के नए फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी टीमों ने खोलकर पैसों की बारिश की झड़ी लगा दी और उन्हें 10 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। वहीं ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के लिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 8.25 करोड़ रुपए की बोली लगाई और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। हाल ही में टीम इंडिया में वापसी करने वाले युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल्स ने करीब 6.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दीपक चाहर के भाई राहुल चाहर के लिए भी ऑक्शन में जबरदस्त जंग देखने को मिली। 75 लाख रुपए से राहुल चाहर की बोली शुरू हुई जो कि 5.25 करोड़ रुपए पर जाकर थमी। आखिर में उन्हें पंजाब किंग्स का हिस्सा बना लिया गया और इसी तरह दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के गाने यूपी में काबा का दूसरा पार्ट भी ऑनलाइन लॉन्च हो गया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के गाने यूपी में काबा का दूसरा पार्ट भी ऑनलाइन लॉन्च हो गया। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, अकल के अनहद पूछे यूपी में काबा, बोला रामचंद्र की जय। यूपी के मेरठ में शिवसेना नेता कमल प्रजापति के घर पर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया। हमले की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस हमले में कमल प्रजापति का बेटा घायल हो गया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने गोवा के मापुसा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घर घर जाकर शिवसेना का प्रचार किया। गोवा की सभी विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब के पटियाला से कांग्रेस सांसद और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीत कौर ने भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पटियाला से बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर जिताने की भी अपील की, जिसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव कर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बहती हुई नदी के बीचों बीच हुए बड़े गड्ढे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस गड्ढे में ही नदी का पूरा पानी समा रहा है, लेकिन पानी कहां जा रहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन से यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जमावड़े को हटाने के लिए कहा। साथ ही बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन के साथ मिलकर इसका जवाब देंगे और रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पुतिन और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन पर 62 मिनट तक बातचीत हुई, जिसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। खबर है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो 1-2 दिनों के अंदर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये हमला हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और अब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आशंका जता दी कि अगले 2 दिनों में यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले शुरू हो सकते हैं, जिसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही दावा कर चुके हैं कि रूस के यूक्रेन पर धावा बोलने का मतलब होगा विश्व युद्ध। We continue to see signs of Russian escalation. We are in the window when an invasion could begin at any time. यही नहीं, अमेरिका ने आशंका जताई कि युद्ध छिड़ा तो हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि उसके लिए वहां फंसे अपने नागरिकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसने यूक्रेन में अपना दूतावास खाली करने की भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर है कि एक बार युद्ध शुरू होने पर हवाई, रेल या सड़क मार्ग के जरिए वहां पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। If a Russian attack on Ukraine proceeds, it is likely to begin with aerial bombing and missile attacks. अमेरिकी सरकार के इन बयानों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। बयानों से साफ है कि अमेरिका को लग चुका है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत अब बेहद करीब आ चुकी है। यही वजह है कि उसने और कई दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी दे डाली है।
क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से भी पता चला है कि रूस की सेना यूक्रेन को तीनों ओर से घेर चुकी है और बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास उसकी सेना ने युद्ध का अभ्यास भी तेज कर दिया, जिसकी तस्वीरें खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की, जिनमें रूस के दर्जनों टैंक फर्राटा भरते हुए बेलारूस के साथ चल रही जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए जाते दिखे। और जब इन टैंकों ने गोले बरसाने शुरू किए तो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। एक और टैंकों से गोले बरसते दिखाई दिए तो दूसरी ओर उनकी आड़ में रूस के सैनिक भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। रूस के इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान कुछ सैनिक रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर से उतरने का अभ्यास भी करते दिखे। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों पक्ष के कई लोग लाठी लेकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उनके बीच मारपीट होती रही। बीच सड़क पर दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर हमला बोलते रहे। काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से वहां थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि बाद में किसी तरह गांव के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कटनी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। रात भर से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक 9 में 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 4 मजदूरों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। अभी भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं। मेरे सहयोगी मनोज फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं? जो हमारी प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन के मुताबिक कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो तो लगातार काम में रात से ही लगी हुई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम अब पहुंच रही है। साथ ही साथ अभी जो 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, 4 लोगों को भी निकालने का काम जारी है। प्रशासन के पास बाकायदा 9 मजदूरों की लिस्ट है और 9 लोगों से संपर्क भी हुआ है और 9 लोगों से सभी सुरक्षित हैं। और अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि रात में अंधेरा था तो अंधेरे की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है थोड़ा धीमा चला, लेकिन अगली बिल्कुल, तो इस वक्त प्राथमिकता मनोज यही है कि जो 4 मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया आपका।